the pilot is alive, nail him, and if the pilot is dead, blame him. क्या आपने कभी यह सुना है? यानी किसी विमान हादसे के बाद अगर पायलट बच जाए तो उसे इतना रगड़ो, ऐसी सजा दो कि कहीं का ना रह जाए, और अगर पायलट की मृत्यु हो जाए तो सारा आरोप उस पर मढ़ दो। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा ही हो रहा है एयर इंडिया के अहमदाबाद क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद? नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं डायलॉग्स का विशेष शो क्लियर कट, जहां हम उठाते हैं वो सवाल जिनका जवाब सिस्टम हमेशा देने से बचता है। लेकिन हम रुकते नहीं, हम पूछते हैं, और जब तक हमें जवाब ना मिल जाए तब तक दोहराते हैं। और आज का सवाल है, अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान की शुरुआती जांच रिपोर्ट क्या कहती है? असल में किसकी जवाबदेही है और क्यों हर बार हादसे के बाद दोष की उंगली पायलट की तरफ ही मुड़ जाती है? क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी से लैस सुरक्षा उपायों से भरे आधुनिक विमान अगर गिरते हैं तो जांच एजेंसियों का पहला टारगेट कॉकपिट में बैठा इंसान ही होता है? तो आइए अब बात करते हैं 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुए उस विमान हादसे की जिसने भारत समेत पूरी दुनिया में सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट कहती है कि एयर इंडिया के इस बोइंग ड्रीम लाइनर ने जैसे ही टेक ऑफ शुरू किया, महज चंद सेकंड के भीतर उसके दोनों इंजन थ्रस्ट खो बैठे, और इसकी वजह थी फ्यूल कट ऑफ स्विच का अचानक बंद हो जाना। जी हाँ, दोनों इंजन की फ्यूल सप्लाई स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। विमान ने टेक ऑफ की गति तो पकड़ ली थी, लेकिन इंजन बंद हो जाने के चलते उसे हवा में उठने से पहले ही जमीन पर धड़ाम गिरना पड़ा। लेकिन अब यहीं से शुरू होती है असली सनसनी, क्योंकि ये स्विच सामान्यतः लॉक्ड होते हैं और इन्हें यूं ही हवा में हिलाना मुमकिन नहीं होता। इन्हें हाथ से पकड़कर ऊपर उठाकर और पूरी तरह से यांत्रिक बल से ही बदला जा सकता है, यानी बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के यह मुमकिन नहीं है। और यहीं से जांच सीधी कॉकपिट की तरफ मुड़ जाती है। रिपोर्ट में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बातचीत शामिल की गई है, जिसमें एक पायलट चौंक कर पूछता है, तुमने ये क्यों किया? और दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। कौन बोला, कौन चुप रहा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आवाज की पहचान प्रक्रिया जारी है। लेकिन इन चंद शब्दों ने पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में घुमा दिया। क्या यह आत्मघाती हरकत थी? क्या किसी मानसिक असंतुलन की वजह से कॉकपिट में ऐसा कदम उठाया गया, या फिर यह कोई तकनीकी ग्लिच था जिसकी जिम्मेदारी एयरलाइन या बोइंग पर आती है? शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ना तो मौसम खराब था, ना कोई बर्ड स्ट्राइक हुआ, ना ही किसी मैकेनिकल फेल्योर के संकेत मिले। विमान पूरी तरह से फिट था और उसका मेंटेनेंस बताया जा रहा है कि हाल ही में हुआ था। तो हादसे की संभावना अब या तो मानव त्रुटि की तरफ इशारा करती है या फिर डिजाइन फेल्योर की ओर। जो रिपोर्ट्स हैं वो हालांकि कई सवाल खड़े करते हैं। एक बड़ा सवाल जो यहाँ खड़ा होता है, अगर फ्यूल कट ऑफ स्विच के लॉक में कोई ढीलापन था तो FAA ने 2015-2018 में जो चेतावनी जारी की थी उसे एयर इंडिया ने अमल में क्यों नहीं लाने की कोशिश की? 2 बार मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि 2 बार पहले भी FAA ने वार्निंग जारी की थी। तो अब आरोप पायलट पर क्यों मढ़ा जा रहा है? बोइंग ने इस मॉडल में रीडिज़ाइन क्यों नहीं किया और DGCA ने इस संभावित खतरे की मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? अब आपको बता दें कि एयर इंडिया ने उस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के कॉकपिट में लगे थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल यानी TCM को बीते 6 साल में 2 बार बदला था। पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2023 में। TCM आपको बताना चाहूँगी वह हिस्सा होता है जिसमें ईंधन नियंत्रण यानी फ्यूल स्विच भी शामिल होते हैं। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि TCM को बदलने और फ्यूल स्विच के खराब होने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया है। वहीं बोइंग ने दावा किया है कि उसके विमानों में लगे फ्यूल स्विच लॉक पूरी तरह से सुरक्षित है। दरअसल किसी भी विमान दुर्घटना में अगर हम देखें तो 4 स्तंभ होते हैं। अब आपने सुन लिया कि क्या कह रहे हैं, बोइंग की तरफ से क्या बयान है, DGCA का क्या कहना है, किस तरह के रिपोर्ट हैं, लेकिन जो 4 स्तंभ होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला रेगुलेटर, यानी भारत का रेगुलेटर जो विमानन पूरी एविएशन इंडस्ट्री है उसका DGCA है, जो नियम लागू करता है। ऑपरेटर, यानी यहाँ पर ऑपरेटर जो है वो एयर इंडिया है, क्योंकि एयर इंडिया के विमान की दुर्घटना हुई, जो विमान और क्रू को संभालता है। तीसरा होता है निर्माता, यानी जिसने जहाज़ को बनाया वो बोइंग है, और पायलट जो उसे उड़ाता है। इन चारों की भूमिका बराबर की होती है।
यह वही बोइंग है जिसकी 737 मैक्स 2 बड़े हादसों के बाद दुनिया भर में ग्राउंड कर दी गई थी। वही बोइंग जिसके कर्मचारियों ने अमेरिकी सीनेट में शपथ लेकर बताया था कि कैसे सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया, टेस्टिंग में घपला किया गया और चेतावनियों को दरकिनार किया गया। फिर भी अगर आज एक और हादसे के बाद सबसे पहले पायलट को ही कटघरे में खड़ा किया गया है, तो क्या ये एक तरफा जांच नहीं है? क्या यह संस्थागत पक्षपात नहीं है? सबसे पहले सवाल कॉकपिट में बैठे उन 2 इंसानों पर उठ रहे हैं जिनमें से कैप्टन सुमित सबरवाल ने 8,200 घंटे का उड़ान अनुभव था उनके पास, और उनके सहयोगी क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे की फ्लाइंग का अनुभव था। यानी दोनों बहुत ट्रेंड पायलट थे। ऐसे अनुभवी लोगों के हाथ से यह स्विच गलती से मूव हो जाए, यह तर्क खुद बेईमानी लगता है। और यही बात राउटर्स के हवाले से एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट जॉन नैंस भी कहते हैं। कोई भी पायलट उड़ान के दौरान फ्यूल स्विच को बंद करने की हरकत नहीं करेगा। वहीं डेविड ली जैसे जांचकर्ता कहते हैं कि जांच का फोकस 3 एंगल पर है। क्या किसी पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया? क्या गलती से कोई संपर्क हुआ जिससे स्विच मूव हुए, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक खराबी थी? अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि शुरुआती रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि स्विच आखिर मूव कैसे हुए, यानी जवाब अब तक नहीं मिला है। कई जो सवाल हैं अभी के बने हुए हैं और कई नए सवाल का जन्म हो चुका है आफ्टर दिस रिपोर्ट। सवाल गहराते जा रहे हैं और इस पूरे तकनीकी रहस्य के बीच अगर हम देखें तो सिस्टम की जवाबदेही की पूरी श्रृंखला दिखाई देती है। FAA की चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया। एयर इंडिया ने अपनी जांच में उस हिस्से को प्राथमिकता नहीं दी। DGCA ने कोई अनिवार्य निरीक्षण निर्देश जारी नहीं किए और बोइंग ने इतने सालों में कोई सार्वजनिक संशोधन नहीं किया। लेकिन जब हादसा हुआ, जब मलबा बिखरा, जब ब्लैक बॉक्स खुला, तब सबसे पहले जिन 2 नामों को मीडिया में उछाला गया वो कैप्टन सबरवाल और क्लाइव कुंदर। पायलट यूनियन ने भी इसे संस्थागत पक्षपात माना है, क्योंकि जब तक जांच अंतिम पड़ाव पर ना पहुंच जाए तब तक हम नहीं कह सकते कि गलती किसकी थी। किसी एक व्यक्ति को, वो भी मरे हुए को, दोषी करार देना ये एक आसान रास्ता है। सिस्टम के बाकी हिस्सों को बचाने का ये एक माध्यम है। DGCA ने देश की सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वो बोइंग 787 और 737 विमानों के फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की पूरी तरह जांच करें। यह जांच 21 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। कुछ विदेशी एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स पहले ही अपने बोइंग विमानों की जांच शुरू कर चुका है। वहीं अमेरिका की FAA ने कहा है कि अभी तक कोई गंभीर तकनीकी खतरा नहीं दिख रहा है। दूसरी ओर भारत में जो विपक्षी दल हैं वो इस रिपोर्ट लीक को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसकी जांच और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट को चुपचाप देर रात क्यों जारी किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पैनल में कौन कौन सदस्य थे, क्या किसी को मालूम है? उनके नाम, उनके हस्ताक्षर रिपोर्ट में क्यों नहीं है? पायलट संगठनों ने भी सवाल उठाए हैं कि जांच टीम में कोई अनुभवी एविएटर क्यों नहीं था। यानी जब भी इस तरह की घटना की जांच की जाए तो उसमें एक एविएटर को शामिल होना चाहिए। अब ज़रूरत है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी AAIB जैसी एजेंसियों की रिपोर्टों के मीडिया कवरेज के लिए स्पष्ट गाइडलाइन बनाए। आज हम पूछते हैं, क्या अहमदाबाद हादसे की जांच निष्पक्ष होगी? क्या DGCA, एयर इंडिया और बोइंग की जवाबदेही तय होगी, या फिर हमेशा की तरह एक शहीद को दोषी बनाकर फाइल बंद कर दी जाएगी? हाँ, हो सकता है कि पायलट की गलती हो सकता है कि उसके फैसले में कोई चूक हुई हो, लेकिन जब तक सभी चारों स्तंभों की बराबरी से जांच ना हो तब तक किसी एक को दोषी ठहराना महज एक आसान रास्ता है, ना कि ईमानदार सच्चाई। इसलिए आज हमारा सीधा सवाल है, क्या अहमदाबाद हादसे के लिए केवल कॉकपिट में बैठे व्यक्ति को दोषी ठहराकर हम बाकी 3 स्तंभों को बचा रहे हैं, या फिर सभी को कटघरे में खड़ा कर सच का इंतजार करना चाहिए? जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल अब जनता का है और हम मांगते हैं क्लियर कट जवाब।